Okay, so dear students, let's start this topic, that is a decarboxylation reaction and electrophilic ring substitution reaction of benzoic acid. आज ये चैप्टर ऑफिशियली कंप्लीट हो जाएगा इस सेशन के बाद। तो कुल मिलाकर 24 सेशंस हमने कंप्लीट कर चुके। ठीक है, देखो चैप्टर बहुत अच्छा था। एक्चुअली जीएससीबी बोर्ड में ये 4 मार्क्स में पूछा जाता है, जेईई नीट से, और यहाँ से कई ज़्यादा क्वेश्चंस निकल के आते हैं। सही है, तो लास्ट सेशन बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन कंप्लीट होते ही मैं आप लोगों को एक टिप्स दूंगा कि कैसे आप ऑर्गेनिक को अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। ठीक है ना, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन नंबर 1 जो होगा डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। Dear students, is a very important reaction. इससे कई बार आपको ऑर्गेनिक कन्वर्जन करने में बहुत ज्यादा सरलता होगी। जैसे ही आपके चारों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे ना, हम लोग ऑर्गेनिक कन्वर्जन पे काम करेंगे ताकि आपको सब चैप्टर्स के लिंक कैसे लगाने हैं ना वो समझ में आ जाए। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको लेना क्या है, तो ध्यान रखो सोडा लाइम। अब ये सोडा लाइम क्या होता है? तो सोडा लाइम होता है मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। इसका मिक्सचर सोडा लाइम मिक्सचर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का एंड कैल्शियम ऑक्साइड का। सो डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, अब आपको डीकार्बोक्सिलेशन के लिए कितना सोडा लाइम लेना है ये प्रपोर्शन बहुत बार पूछा जाता है। प्रपोर्शन है 3:1, मतलब कि अगर कैल्शियम ऑक्साइड 1 इक्विवेलेंट लिया गया तो NaOH 3 इक्विवेलेंट्स लेना है। सही है, ये जब प्रैक्टिकल की बात आती है तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाएगा ये डेटा। एमसीक्यू के लिए बहुत यूजफुल हो जाएगा ये डेटा कि डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सोडा लाइम का जो प्रपोजिशन होगा, प्रपोजल होगा, वो प्रपोजल कितना होगा? 3:1 वाला। चलो बहुत अच्छे डियर स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखना, आपको लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्वेश्चन होता है कि ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा। चलो एक रिएक्शन दिखाता हूं। RCOOH ये हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड। Now when कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन लगाता है NaOH के साथ तो ये आपको क्या देगा? सबसे पहले तो ये आपको देगा RC≡O- Na+। इसे बोला जाता है सोडियम। यहाँ पे CH3 होगा तो एसीटेट, CH3CH2 होगा तो प्रोपियोनेट। क्लियर? तो ये आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट मिल चुका। ये हुआ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को रिएक्शन यहां से शुरू करनी है। तो देखो आपको रिएक्शन में करना क्या है, आप लोगे RC डबल बॉन्ड O- Na+। इसका आप रिएक्शन करवाओगे किसके साथ? सोडा लाइम के साथ। आप रिएक्शन करवाओगे सोडा लाइम के साथ। यहां पर बच्चों आपको ध्यान रखना है कैल्शियम ऑक्साइड एज ए कैटालिस्ट काम करेगा। ये एज अ कैटालिस्ट काम करेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देखो बहुत आसान तरीका। हाँ, डीकार्बोक्सिलेशन के दौरान थोड़ा बहुत हीट देना पड़ता है। अब ध्यान से देखो डियर स्टूडेंट्स, आपको कैसे ये रिएक्शन सॉल्व करना है। तो देखो इसका टेक्निक, ये Na कुल मिला के यहां हो गया -Na2। यहाँ का बेस 2CO, यहाँ का 1CO, यहाँ पे हो गया CO3। तो यहाँ पे निकला Na2CO3। बाकी क्या बचा? बाकी बचा R के साथ H। मतलब आपने क्या बनाया? आपने बनाया अल्केन which has one carbon less than
पैरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी आप ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे 2 कार्बन थे, सही है, पर जब आपने उसका डीकार्बोक्सिलेशन लगाया, मतलब आपने पूरा ग्रुप उठा लिया ना COOH वाला, तो यहाँ पे सिर्फ एक H आया। इसका मतलब ये हुआ कि अल्केन बना। अगर आपने यहाँ पे लिया होता CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Na+, अगर आपने ये लिया होता एंड आप इसका रिएक्शन लगवाते सोडा लाइम के साथ, तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलता? आपको प्रोडक्ट में मिलता CH4 मीथेन मिलता प्लस Na2CO3 मिलता, एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत हीट देना पड़ता। तो आप ध्यान से देखो, आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट था उसके अंदर तो आपके पास कुल मिला के 2 कार्बन थे, पर आपको जो प्रोडक्ट मिला उसमें तो सिर्फ और सिर्फ ये स्टूडेंट्स एक ही कार्बन प्रेजेंट है ना। तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को बोला जाता है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहला टॉपिक तो आपको बहुत अच्छे से देखो, छोटे छोटे 2-3 टॉपिक बाकी रह चुके हैं ना, तो उसे कवर करना था। तो सबसे छोटा वाला टॉपिक, सबसे पहला वाला यहाँ पर मैंने क्लियर करवा दिया। इसके साथ इसके ऊपर एनसीईआरटी में बिल्कुल जब आप बुक खोल के देखोगे तो जहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन वाला रिएक्शन दिया है उसके बिल्कुल ऊपर एक छोटा सा रिएक्शन दिया हुआ है, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बहुत छोटा सा एक रिएक्शन दिया हुआ है, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे ध्यान रखना, देखो जैसे आप जानते हो RCOOH का रिडक्शन जब होता है तो ये आपको अल्कोहल देता है, ये सभी को मालूम है ना, ये आपको अल्कोहल देता है, ये सभी को मालूम है। पर यहाँ पर आप कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे? तो आप याद रखो, आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज कर पाओगे, पर आप सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज नहीं कर पाओगे। NaBH4 cannot be used। आप NaBH4 का यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि NaBH4 आप पढ़ के आए हो बेटा, ये सारी चीजें कि सोडियम बोरोहाइड्राइड एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाता। दूसरा एक होता है यहाँ पे बहुत अच्छा वाला, वो होता है B2H6 डाइबोरेन, इसे बोला जाता है डाइबोरेन B2H6। B2H6 का यूज करना बहुत, इसे बोला जाएगा डाइबोरेन। ये बहुत किफायती रहता है यूज करना। वाई? क्यों ये इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा? तो ध्यान रखना, ये एस्टर को, नाइट्रो को एंड हेलो को, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, डाइबोरेन एस्टर, हेलो एंड नाइट्रो को रिड्यूस नहीं कर पाता, इसलिए ये बहुत अच्छा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन के लिए, आप इसका यूज कर सकते हो। तो रिडक्शन वाला जो रिएक्शन छोटा बचा था वो भी क्लियर कर दिया। अब सबसे लास्ट पोर्शन चैप्टर का वो होगा इलेक्ट्रोफिलिक रिंग सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजोइक एसिड, वो पढ़ना है। इससे पहले बेटा इसका स्क्रीनशॉट निकालो, सही है? तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कंप्लीट द लास्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर, सही है ना? उसे कंप्लीट कर लेते हैं, जो होगा इलेक्ट्रोफिलिक रिंग सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजोइक एसिड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों को याद होना चाहिए कि बेंजोइक एसिड होता क्या है। तो इसे बोला जाता है बेंजोइक एसिड, ठीक है ना? बहुत अच्छे डियर स्टूडेंट्स। अब ध्यान से एक चीज देखो, जैसे आप जानते हो ये जो COOH ग्रुप होता है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप है। इसकी वजह से होगा क्या? रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी, रिंग इज डीएक्टिवेटेड। किसकी वजह से? ड्यू टू COOH ग्रुप। ये ग्रुप की वजह से रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को होंगे। एग्जैक्टली रिंग डीएक्टिवेशन का मीनिंग ये स्टूडेंट्स ये होता है कि एग्जैक्टली होगा क्या कि ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन के साथ, वो रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद की ओर खींचेगा। इसकी वजह से होगा क्या? ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, एंड ड्यू टू दैट
we can say that ring is deactivated. फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, and as a result electron density at ortho position and at para position is decrease. इससे बेटा होगा क्या? इससे आपने जो सी डबल वाई चल रहा है ना, मान लीजिए कि H को रिलीज कर दिया तो ऊपर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ खुद की ओर करवाएगा। उसकी वजह से ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो जाएगा। सही है? चलो, आपके दिमाग में चला गया ये चीज? बहुत अच्छा। तो ध्यान रखना, रिंग डीएक्टिवेट होती है इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल can be attached at meta position. इसी वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसे आप कहां पे अटैच करवाओगे? मेटा पोजीशन पे अटैच करवाओगे। चलो, इतना आपके दिमाग में चला गया तो आगे का दो रिएक्शन देखना है, वो शुरू करते हैं। सबसे पहला यहां पे आप लिखेंगे Br2 प्लस FeBr3। तो जैसे आप जानते हो यहाँ पे ब्रोमीन को अटैच करवाओगे आप, तो ब्रोमीन को अटैच कहां करवाओगे? ब्रोमीन मेटा पोजीशन पे अटैक लगाएगा, मतलब कि बनेगा 1 2 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। यहाँ पे प्रिपेयर होगा 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। देखो बहुत आसान चीज है, यहाँ पे कभी भी ऑर्थो एंड पैरा वाली प्रोडक्ट्स नहीं आएगी, तो बहुत आसान हो गया प्रिपेयर करना। दूसरा आएगा नाइट्रेशन, ये हो गया ब्रोमिनेशन। उसके बाद आएगा डियर स्टूडेंट्स नाइट्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स नाइट्रेशन में एग्जैक्टली होता क्या है? तो नाइट्रेशन में होगा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, जब ये दोनों रिएक्शन लगाएंगे तो आपको नाइट्रोजन या मतलब NO2 प्लस वाला एक आयन मिलेगा जो होगा इलेक्ट्रोफाइल। उसे लगाना है, कैसे लगाओगे तो ध्यान से देखो। इसे बोला जाता है मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पे दो चीज आप लोग ध्यान रखो, जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आता है तो ये दोनों रिएक्शन के बाद हमारे दिमाग में दो और रिएक्शन आती है जो होती है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्किलेशन एंड दूसरी होती है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। जब भी डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा आगे के पूरे सेशन में, ऑर्गेनिक के जितना भी सेशन आपने पढ़ा वहां पे आपने देखा होगा जब भी रिंग की रिएक्शन आती है ना, तो वहां पे जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात होती है तो हैलोजिनेशन आता है, नाइट्रेशन आता है, उसके बाद सल्फोनेशन आता था, उसके बाद फ्रीडल-क्राफ्ट अल्किलेशन, लास्ट में फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन आता था। पर यहाँ पर आप बहुत ज्यादा लकी हो क्योंकि बेंजोइक एसिड ये दोनों रिएक्शन नहीं दे पाता। क्लियर? बेंजोइक एसिड ये दोनों रिएक्शन नहीं दे पाता, ये ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ध्यान रखो क्यों नहीं दे पाता। तो एक एग्जांपल देता हूं, जब आप फ्रीडल-क्राफ्ट अल्किलेशन की बात करते हो माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप लोग फ्रीडल-क्राफ्ट अल्किलेशन की बात करोगे तो आप यूज किसे करोगे? आप CH3Cl एंड AlCl3 एनहाइड्रस मीडियम में यूज करोगे। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन लगाएंगे ना तो वो बनाएंगे क्या? वो बनाएंगे CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल प्लस AlCl4
माइनस एक कॉम्प्लेक्स आयन, सही है। हमको तो CH3 प्लस को देखना है। अब प्रैक्टिकली क्या देखा गया, ध्यान से देखना है। यहाँ एग्जैक्टली थ्योरी ऐसा बताता है कि आप सोचोगे COOH रहेगा, CH3 को मेटा ऑक्सीजन पे लगाओ, क्योंकि आगे के दोनों रिएक्शन में ये ऑलरेडी किया है। बट डियर स्टूडेंट्स, ये नहीं हुआ। जब प्रैक्टिकली देखा गया तो हुआ क्या, ये जो CH3 प्लस वाला इलेक्ट्रोफाइल था वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पर थी वहां पर जाने का तैयारी कर रहा था। फिर से एक बार, ये जो CH3 प्लस था वो कहां जाने की तैयारी कर रहा था, वो मेटा पे जाने की तैयारी नहीं कर रहा था, वो तो वहां पे जाने की तैयारी कर रहा था जहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी सबसे ज्यादा हो। एंड इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पर था, ये जो COOH वाला ग्रुप था ना वहां पर, मतलब कि वो मेटा की जगह COOH के साथ जाके जुड़ने का ट्राई कर रहा था। इस वजह से फ्रीडल-क्राफ्ट अल्किलेशन भी पॉसिबल नहीं हो पाया। वही रीजन से फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन भी पॉसिबल नहीं हो पाया। ऐसा हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, ऐसा आप लोग तुक्का लगा सकते हो। एग्जैक्टली इसका कोई प्रैक्टिकल मतलब इसका कोई थ्योरेटिकल प्योर रीजन अभी तक नहीं दिया बुक में। वहां पे लिखा हुआ कि प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है, तो जो चीज प्रैक्टिकली देखी जाती है ना उसे हम एक्सेप्शन की ओर से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बहुत आसान चीज थी, आप लोगों को भी ध्यान रखना है। बेंजोइक एसिड कभी भी फ्रीडल-क्राफ्ट कैल्कुलेशन नहीं देगा, बेंजोइक एसिड कभी भी फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन भी नहीं देगा। तो इसके साथ डियर स्टूडेंट्स ऑफिशियली आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब सबसे छोटा वाला, जैसे ही चैप्टर एंड होता है ना वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज दिया हुआ है। तो जैसे आप मेथेनोइक एसिड का बात करोगे तो इसका यूज डाइंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी HCOOH का यूज होता है। तो ये एक चीज आप ध्यान रखो बेटा, इथेनोइक एसिड की जब बात आती है CH3 COOH, तो इथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड इसका यूज करके आप विनेगर बना सकते हो, सही है। तो ये विनेगर का प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है। उसके बाद एडिपिक एसिड याद होगा ना आप लोगों को, COOH आ रहा था, बीच में CH2 6 टाइम्स आ रहा था, तो बस वही एक एडिपिक एसिड, जो एडिपिक एसिड होता है वो नायलॉन 6 की प्रिपरेशन में यूज होता है। जो JEE का प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप JEE का प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो आप लोगों को ध्यान रखना है पॉलीमर चैप्टर निकल चुका है ना, तो अब वो कोई यूज नहीं रहेगा उसका। तो ये हाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, जो यूजेस में दिया है सोडियम बेंजोएट, इसे बोला जाता है सोडियम बेंजोएट, इसे बोला जाता है सोडियम बेंजोएट। अब ये जो सोडियम बेंजोएट होता है वो कैसे बनाया जाएगा वो भी आप लोगों को मालूम होगा शायद। क्या आप लेंगे, क्या बेंजोइक एसिड लेंगे, उसका रिएक्शन लगवाएंगे NaOH के साथ, अगर NaOH के साथ रिएक्शन लगवाया तो आपको सोडियम बेंजोएट मिलेगा। ये सोडियम बेंजोएट फूड प्रिजर्वेटिव्स में यूज होता है। ये मेरे लेक्चर्स में भी कई बार बताया हुआ है, सोडियम बेंजोएट फूड प्रिजर्वेटिव्स में यूज होता है। अब सब कुछ यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। या एक छोटी सी चीज जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है डीकार्बोक्सिलेशन में, वहां पे याद रखना, वहां पे समझाना बाकी रह गया कि जब कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस होता है, क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन में लास्ट पैराग्राफ में 11th स्टैंडर्ड की थोड़ी बात की गई है कि जब कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस होगा, कोई भी आप सॉल्ट ले लो, RCO- Na+ का सॉल्ट ले लो, अगर आपने इसका कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस करवाया, कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस, तो आपको Rr मतलब कि इससे ज्यादा कार्बन वाला आपको क्या मिलेगा, अल्केन मिलेगा, हाइड्रोकार्बन मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखना है, वो 11 का टॉपिक है, छोटा सा पोर्शन दिया हुआ है, मतलब पैराग्राफ में लिखा है कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस से आपको डबल नंबर कार्बन वाला प्रोडक्ट मिलता है। पर जो भी कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस होता है उसका भी लिमिटेशन है। कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस से कभी भी आप CH4 नहीं बना पाओगे, कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस से कभी भी आप CH4 नहीं बना पाओगे। कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस भी एक टाइप का डीकार्बोक्सिलेशन का ही रिएक्शन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन एक्चुअली हम करते कुछ नहीं है, हम कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकाल देते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा आज का
ये सेशन यहाँ पर ही कंप्लीट हुआ एंड पूरा चैप्टर नंबर 12 ऑफिशियली यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। देखो मैंने पूरा ऑर्गेनिक जितना भी चैप्टर करवाया, चैप्टर नंबर 10, 11 एंड 12, तीनों चैप्टर्स बहुत अच्छे से पूरे लेक्चर्स को देख के आपको पढ़ाया है। एंड अब आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, एक खुद का एक शेड्यूल होना चाहिए, सही है। देखो शेड्यूल्स की जब बात आती है ना, तो हर बच्चे का शेड्यूल डिफरेंट होता है। अगर आप लोगों का गोल हाई है तो आपका शेड्यूल भी हाई होना चाहिए। डेली आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अभी जो टाइम आपके पास है, गोल्डन टाइम है, उसे यूटिलाइज करो। डेली का कुल मिला के 8 to 9 आवर्स का स्टडी कंपलसरी सेल्फ स्टडी होना चाहिए। कई सारे बच्चों का क्या होता है, 8 to 9 का सेल्फ स्टडी नहीं होता, वो लोग पूरा दिन वीडियोस में निकाल देते हैं, मोबाइल में निकाल देते हैं, एंड जब फाइनल रिजल्ट की बात आती है ना, तो वो कभी रिजल्ट नहीं ला पाता। दूसरी एक चीज जो सब बच्चे को ध्यान रखनी है, आप क्वालिटी ऑफ अटेम्प्ट पे ज़्यादा ध्यान दो। आपको जो भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं सारे, सही है, जब भी वर्कशीट दी जाती है, जब भी टेस्ट दिया जाता है, तो जब भी कोई क्वेश्चंस आपके सामने आता है ना, तो आप ऐसा सोचो कि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिया गया है, ये क्वेश्चन आपको जेई में दिया गया है, वो क्वेश्चन आपको नीट में दिया गया है, उस हिसाब से उसे सॉल्व करो। मतलब कि हर टाइम आपको अपना एग्जाम मोड ऑलवेज ऑन रखना है, बस ये चीज़ याद रखना, सही है। क्योंकि अगर ये छोटी छोटी चीज़ों को कभी ध्यान नहीं दिया ना, तो मान लीजिए आपका जो गोल है वो गोल आप कभी अचीव नहीं कर पाओगे, सही है। डेली जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं 5 आवर्स सफिशिएंट हो जाएगा, 5 आवर्स मैक्सिमम हो जाएगा वीडियोस के लिए। बाकी का 6 to 8 आवर्स आपका सेल्फ स्टडी होना चाहिए। अगर सेल्फ स्टडी नहीं किया तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। साइंस का सिंपल रूल है डियर स्टूडेंट्स, पहली बार देखने से सारी चीजें अच्छे से आ जाती है, क्लियर हो जाती है, पर जब आप उसे दूसरी बार देखोगे ना, आपको नया लगेगा। एंड सो ऑलवेज आई से रिवीजन इज अ की ऑफ सक्सेस। रिवीजन से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मतलब मैथमेटिकल रिलेशनशिप ऐसा निकल के आया कि रिवीजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्फिडेंस, सही है। रिवीजन हमेशा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। एंड सबसे लास्ट बात, इसके बाद कुछ नहीं बोलूंगा, वीडियो बंद हो जाएगा, वो है एक्यूरेसी को हैबिट बनाओ। एक्यूरेसी को क्या बनाओ, हैबिट बनाओ। लास्ट टाइम में ऐसे मत सोचना कि एग्जाम टाइम में सब हो जाएगा, मैं कर दूंगा, कभी नहीं होगा। एक्यूरेसी, जो बच्चा छोटे छोटे टेस्ट में गलतियां करता है ना, वो हर वक्त जब बड़ी एग्जाम आती है वहां पर भी गलती कर देता है। तो ये छोटी छोटी चीजें को याद रखो, बस बाकी सब अपने हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स for watching this video. Don't forget to like, share and comment the video. कल फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। टेक अ स्क्रीनशॉट।